नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे कविता जीवन। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है नरेंद्र शर्मा। तो पहले हम कविता पढ़ने से पहले इस कविता का एक संक्षिप्त में परिचय ले लेते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि नरेंद्र शर्मा जी ने मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति पर प्रहार किया है। मतलब जो सेल्फिशनेस जो है मनुष्य के अंदर, जो इतना स्वार्थ भरा हुआ है, मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उस पर इस कविता के माध्यम से उस पर एक चोट की है। और उन्होंने इस कविता में जीवन जीने के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए कहा है। और कहा है कि प्रकृति जो है हमारी मित्र है, हमारी दोस्त है। हमें प्रकृति का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, उपयोग का अर्थ है यूज़ करना, अच्छा सही। और उपभोग मतलब कंज्यूम करना। तो जितनी आवश्यकता हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। और एक चीज़ और उन्होंने बताया है इस कविता में कि सिर्फ लेते रहना ही जीवन में सही नहीं है, हमें देने की आदत भी डालना चाहिए। क्योंकि मनुष्य आज का क्या हो गया है, सिर्फ थोड़ा दे करके ज़्यादा लेने की उसकी आदत है और वो हमेशा लेता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं हम क्या है ये कविता। तो पहले हम कविता की 4 पंक्तियाँ पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं। कम देकर ज़्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। कभी न चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है। यूँ मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। तो देखिए इसमें क्या बताया है पहली लाइन में कि कम देकर, थोड़ा सा चीज़ देकर, कुछ भी हम समाज से और प्रकृति से बहुत ज़्यादा लेने की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो ये जो आदत है, ये प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो स्वभाव है, ये बहुत गलत है, ये आदत बुरी है। तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। तन का अर्थ होता है जो अपना बॉडी या शरीर है। रीता रहना मतलब खाली रहना, एम्प्टी। तो वो कहते हैं कि जो हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं वो पूरी भी हो जाती हैं, उसके बाद भी हमारा मन हमेशा खाली ही रहता है, वो कभी भरता ही नहीं। उसे लगता है कि उसे और मिल जाए और मिल जाए, हमेशा लेने की चाह रखता है। और कभी न चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है। मतलब ये जो इस तरह से जो जीवन है बहुत कठिन है और ये कभी भी ख़त्म होने वाला ऋण नहीं है। ऋण का अर्थ होता है उधार। और यूँ मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। मतलब जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हम इसी तरह से जीते रहते हैं और ज़्यादा पाने की लालसा या उम्मीद करते रहते हैं। अब देखिए सेकंड पैरा में, आते हैं फल उन वृक्षों पर जो न उन्हें खाते हैं। छाह जहाँ मिलती औरों को छत्र वहाँ छाते हैं। गाते हैं जो गीत कभी अपने ना गीत गाते हैं। हेम हिमावत कब अपने हित हिम आतप सहता है। तो देखिए इसमें उन्होंने बोला है कि जिन वृक्षों पर फल लगते हैं, वो वृक्ष जो है मतलब ट्री या पेड़ जो है, वो अपने फल यानी फ्रूट्स जो है वो खुद नहीं खाते हैं, सेल्फ ईटिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ परोपकार के लिए दूसरों को ही देते हैं। छाह जहाँ मिलती औरों को छत्र वहाँ छाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहाँ जो व्यक्ति या जो प्रकृति या समाज जो दूसरों पे उपकार करता है, छत्र वहाँ छाते हैं। मतलब वही व्यक्ति या वही प्रकृति ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती है। मतलब जो दूसरों के उपकार के लिए कार्य करता है, वही व्यक्ति या वही प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, वही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती हैं या ऊंचा स्थान या सम्मान प्राप्त करने के योग्य हैं। गाते हैं जो गीत कभी न अपने ना गीत गाते हैं। मतलब कि जो दूसरों पर उपकार करते हैं, ये लोग कभी भी अपने गीत मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। हेम हिमावत, हेम का अर्थ होता है गोल्ड या सोना, और हिमावत यानी कि हिमालय, हिम से बना हुआ पर्वत हिमालय। हिम और हित का मतलब अर्थ होता है अपने लाभ के लिए, और हिम मतलब बर्फ। आतप का अर्थ होता है गर्मी या धूप,
तो हेम हिमावत मतलब सोना जिस तरह से हिमावत यानी कि वो सोना अग्नि में तप करके ही चमक अपनी बनाता है। तो जिस तरह से सोना अग्नि में तपता है और फिर इसके बाद ही वो एक उसमें एक कांति या चमक आती है। और कब अपने हित हिम आतप सहता है, जिस तरह से इस धातु का इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं उसमें इतना गर्मी सहने के बाद भी वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं करता है, उसी तरह हिम आतप मतलब हिम जो बर्फ़ का पहाड़ है वो भी गर्मी सहता है इतनी, और जब बर्फ़ पिघलता है तो वो क्या बनेगा, पानी, वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा और जिससे कि उससे नदी, झरने, तालाब ये सब बनेंगे और फिर वो सभी प्राणियों की प्यास बुझाता है। तो इतनी सब गर्मी और कठिनाइयाँ सह करके ये दूसरों के उपकार के लिए प्रकृति करती है काम। तो अब देखिए, अब हम तीसरा ये जो पैरा है इसकी क्या पंक्तियाँ हैं इससे पहले पढ़ते हैं। सर्जित होते मेघ विसर्जित कण कण पर हो जाने, सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने, देती रहती है आधार धरा हमसे क्या पाने, अपने लिए न रत्नाकर का अंग अंग दहता है। तो इसमें क्या बताया है, सर्जित होना मतलब कि क्रिएट होना या निर्माण होना, कोई चीज़ बनाना, उसका मतलब है सर्जित होना। मेघ का अर्थ है बादल मीन्स क्लाउड, तो जो बादल बनते हैं वो विसर्जित होना मतलब कि बहाना, किसी चीज़ को समाप्त करना। कण कण पर हो जाने मतलब जो बादल बनते हैं वो विसर्जित हो जाते हैं। जब बादल बनेंगे ऊपर स्काई में क्रिएट होंगे, इसके बाद रेन होगी, बारिश होगी, तो वो धरती के हर एक पार्ट में कण कण में विसर्जित हो जाते हैं मतलब बहते रहते हैं पानी। और सरिता, सरिता का अर्थ होता है नदी या रिवर। सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने, प्यास मतलब थर्स्ट। तो जो नदी होती है वो कभी भी इसलिए नहीं बहती है कि वो स्वयं अपना पानी पी करके अपनी प्यास बुझाएगी, वो तो सिर्फ मानव जाति और जीव जंतुओं सभी की प्यास बुझाने के लिए ही बहती रहती है निरंतर। देती रहती है आधार धरा हमसे क्या पाने, मतलब कि जो धरा मतलब होता है धरती या लैंड, अपना जो अर्थ है, आधार देना यानी धरती आधार रहने का जो जगह देती है, हमें आधार देती है और खाने के लिए अन्न देती है, तो वो हमेशा हमें देती रहती है और हमसे क्या पाने की कोई उम्मीद या अपेक्षा नहीं रखती है, सिर्फ देती ही रहती है। अपने लिए न रत्नाकर का अंग अंग दहता है। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र या सी जो होता है, सागर भी बोलते हैं उसे। अंग अंग दहता है मतलब समुद्र जो है उसके पूरे पानी पे दहता मतलब कि बहुत गर्म होता है, जो आग में तपता है। तो जिस तरह से जब सूरज की तेज किरणें समुद्र के पानी पे पड़ती हैं तो क्या होता है, समुद्र का जो सी का वाटर है वो वेपराइज हो जाता है और ऊपर जाके क्लाउड बनाता है, बादल। फिर बादल जो है बरसते हैं तो धरती पे पानी आता है। तो हमारे मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए वो इतनी गर्मी सहता है और हमें पानी प्रदान करता है। तो इसीलिए बताया है कि प्रकृति में हर कोई कुछ ना कुछ उपकार हमारे ऊपर करता रहता है, हमेशा देता रहता है। तो कम देकर ज़्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। मतलब लेकिन मनुष्य जो है उसका मन कभी भी नहीं भरता, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो हमेशा थोड़ा सा दे करके ज़्यादा पाने की हमेशा उम्मीद करता रहता है, चाहे उसकी ज़रूरतें पूरी भी हो जाएं तो भी उसका मन हमेशा खाली एम्प्टी ही रहता है। तो बच्चों, ये थी कविता जीवन। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये समझाया है कि जो समाज और प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो असंतुलन है, जो मनुष्य का स्वभाव है, वो हमेशा लेते रहने का है और प्रकृति का कोई भी या समाज की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है कि उसे कितना क्या इस्तेमाल करना है और क्या उसकी ज़रूरतें हैं। तो इसी तरह से इसमें बताया गया है। अब ये देखिए, इस कविता में जो है ना
मनुष्य लेना तो बहुत कुछ चाहता है। ये बताया है कि मनुष्य हमेशा लेना बहुत कुछ चाहता है पर लौटाना कुछ भी नहीं चाहता। चाहे समाज हो या प्रकृति से लेने देने के बीच जो है उचित संतुलन को उसे सीखना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति और समाज के बीच में जो लेने देने का है, जो संतुलन है, मतलब बैलेंस बना के रखना चाहिए। इस कविता में यही बताया गया है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं ना, प्लास्टिक का जो प्रयोग बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो इससे बहुत घातक परिणाम, मतलब बहुत बुरा रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ को काटता जा रहा है। निरंतर क्या हो रहा है इससे कि जल स्तर भी ना गिरता जा रहा है, मतलब जो वाटर लेवल है अपना ड्रिंकिंग वाटर, वो भी बहुत नीचे चला गया है। और सांसों की बढ़ती बीमारियां और प्रदूषित जल धाराएं, ये सब हमारी संवेदनशीलता के दुष्परिणाम हैं। मतलब हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में, अपने हित के बारे में ही सोच रहे हैं। इस कारण हम पेड़ों की लगातार कटाई कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। इसके बहुत बुरे परिणाम हो रहे हैं। तो कवि प्रकृति के संरक्षण और सम्मान की प्रेरणा देता है। तो हमें भी समाज और प्रकृति के बीच लेन देन का संतुलन या बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए। अब चलिए इस कविता को हम एक माइंड मैप से अगर समझना चाहें तो पहले की जो पंक्तियां हैं 4, उसमें क्या है, कविता का सार क्या है। जीवन कविता जो है, तो जीवन का मुख्य उद्देश्य है दूसरों के हित हेतु जीना और जीवन के ऋण को चुकाना। प्रकृति हमारा पोषण माता के समान करती है, तो हमें भी प्रकृति का संरक्षण उसकी संतान होने के नाते करना चाहिए। मतलब जिस तरह से प्रकृति हमारी जैसे माँ हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, तो हमें भी उसके बच्चे या संतान होने के लिए उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। फिर दूसरे पैरा में क्या है, जीवन के बारे में क्या क्या बताया गया है कविता में, तो कम देकर ज़्यादा पाने की आदत को बुरा कहा गया है और जीवन को कभी ना चुकने वाला ऋण कहा गया है। मतलब कि हमें थोड़ा दे करके ज़्यादा पाने की जो आदत है ये बहुत ख़राब है और जीवन जो है हमारा कभी भी समाप्त होने वाला कर्ज है, एक ऋण है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और फिर तीसरे में क्या है, वृक्षों मतलब प्रकृति के किन उदाहरणों के बारे में बताया गया है, तो वृक्षों द्वारा दूसरों को फल और छाया देना बताया है। और बादलों के द्वारा दूसरों के लिए बरसना, नदी द्वारा दूसरों को जल देना और धरती द्वारा आधार देना, पर्वत द्वारा ज्वालामुखी जैसे दर्द को झेलना। तो कविता का ये सार है, इस माइंड मैप के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। तो आप इस कविता का अर्थ समझिए, कविता को पढ़िए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और बाकी की एक्सरसाइज। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।